सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पहले अडेप्टिव रेडिएशन सीखेंगे। सो अडेप्टिव रेडिएशन तो मान लो ये साउथ अमेरिका है, दिस इज साउथ अमेरिका। तो बहुत सालों पहले क्या हुआ, यहाँ पे साउथ अमेरिका के हिस्से में बहुत सारे वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स हुए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो एक हिस्सा है वो धीरे धीरे सेपरेट हुआ और उसने बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए। सो मेनी स्मॉल आइलैंड्स वर फॉर्म्ड। तो इन आइलैंड्स को गैलापागोस आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। गैलापागोस आइलैंड्स। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डार्विन जो है वो when he had gone on a voyage, he had gone to Galapagos Islands also. तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए एंड दे वर सेपरेटेड बाय सी। तो इस मेनलैंड पे एक फिंच, एक बर्ड था जो कि फिंच के नाम से जाना जाता है। तो ये बर्ड की एक स्पीशीज थी। तो सेपरेशन के वक्त इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे चले गए। तो हर एक फिंच को अलग अलग तरह का खाना मिला, हर एक दूसरे आइलैंड पे। तो कुछ बर्ड्स को, कुछ फिंचेस को सीड्स खाने को मिले, कुछ को फ्रूट्स मिले होंगे, तो कुछ को वर्म्स खाने को मिले होंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हर एक फिंच की जो बीक है वो उस खाने के अनुसार मॉडिफाई हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक कॉमन एंसेस्टर जो कि ये वाला था, ये फिंच, वन स्पीशीज, सिंगल स्पीशीज गॉट मॉडिफाइड इनटू मैनी डिफरेंट वैरायटीज और मैनी डिफरेंट स्पीशीज। तो एक को सीड खाने को मिला तो उसकी बीक कुछ अलग तरह से मॉडिफाई हुई, किसी को फ्रूट्स खाने को मिला तो कुछ उनकी बीक उस तरह मॉडिफाई हुई। तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज बन गए। तो इस फेनोमेनन को अडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब साउथ अमेरिका, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब साउथ अमेरिका से स्टार्ट हो रहा है एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब साउथ अमेरिका के एक फिंच से अलग अलग एरियाज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से वो मॉडिफाई हुआ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। अब ये जो अडेप्टिव रेडिएशन फिनोमिनन है वो ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देता है। तो हम देखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया पहले मेनलैंड का हिस्सा था। तो बहुत सालों पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया है ना वो सेपरेट हो गया मेनलैंड से। उस समय मार्सुपियल्स थे, तो मार्सुपियल्स भी सेपरेट होकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो एक मार्सुपियल गया होगा उसका ऑस्ट्रेलिया में और वो अलग अलग तरह से मॉडिफाई हुआ। सो सिंगल वैरायटी ऑफ मार्सुपियल मस्ट हैव गॉन देयर और वो अलग अलग तरह से मॉडिफाई हुआ, जैसे कि कैंगरू, कोआला, बैंडेड एंटीटर, टैस्मेनियन वुल्फ। वो जो एक अच्छी सी डायग्राम दी है एनसीईआरटी में अडेप्टिव रेडिएशन में, तो वो आपको देखनी है और सारे जो एनिमल्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। सो इट गॉट मॉडिफाइड, अडेप्टिव रेडिएशन हुआ और अलग अलग स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ। तो ये जो मार्सुपियल्स हैं, दे डू नॉट हैव अ प्लासेंटा,
पाउच्ड एनिमल्स, कैंगरू आपको पता है, कैंगरू के पास पाउच होता है. They do not have a well developed placenta. Or they are endemic. They are only, marsupials are only found in Australia. तो जो मेनलैंड था उस वक्त मार्सुपियल्स थे, बट बाद में वो रिप्लेस हो गए प्लासेंटल मैमल्स से. तो वहां पे प्लासेंटल मैमल्स ने रिप्लेस कर दिया मार्सुपियल्स को, बट ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स ही रहे. अब ऑस्ट्रेलिया में प्लासेंटल मैमल्स जो है वो भी अडैप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं. सो द प्लासेंटल मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो शो अडैप्टिव रेडिएशन. और हर एक स्पीशीज जो है इट हैज इट इज सिमिलर टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मार्सुपियल, जैसे कि टास्मेनियन वुल्फ और प्लासेंटल वुल्फ. तो इसको प्लासेंटल मैमल्स और मार्सुपियल्स के जो एवोल्यूशन को पैरेलल एवोल्यूशन भी कहा जाता है. तो हम अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखेंगे. सपोज मैं एक कॉलोनी कंसिडर करती हूँ, कॉलोनी ए, बैक्टीरियल कॉलोनी ए. इसे मैं एक मीडियम में ग्रो कर रही हूँ. अब वो अच्छे से उस मीडियम में ग्रो कर रहा है, बट अगर मैं उस मीडियम का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज कर दूं तो क्या होगा, कुछ जो बैक्टीरिया है उनमें वेरिएशंस हो जाएंगे. तो वो वेरिएशंस की वजह से जिनमें वो वेरिएशंस नहीं है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और जिनमें वो यूजफुल वेरिएशंस आ जाते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दैट मीडियम, वो डेवलप हो जाएंगे. वो डेवलप करेंगे और जिनमें वो वेरिएशंस नहीं है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो जो वो वेरिएंट है वो आउटग्रो होगा एंड इट विल फॉर्म न्यू स्पीशीज. तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था. तो अगर सेम फिनोमिनन फिश में होना हो तो उससे मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे. क्यों? क्योंकि जो फिश की लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा है. लाइफ स्पैन इज मोर. एंड वी नो दैट डार्विन ने कहा है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज द ओनली एंड अल्टीमेट फिटनेस. सो वेरिएशंस जो है दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. तो स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे डेजर्ट का. सो डेजर्ट है और उसमें दो वैरायटीज है रैबिट्स की. एक तो व्हाइट रैबिट और दूसरा ब्राउन रैबिट्स. नाउ रैबिट्स कैन प्रोड्यूस बेबीज ऑल ईयर लॉन्ग. तो बहुत सारे रैबिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो एनिमल्स जो है, कुछ एनिमल्स होते हैं वो उन रैबिट्स को हंट करेंगे. अब ये जो व्हाइट रैबिट्स हैं दे विल बी इजीली स्पॉटेड. वो आसानी से दिख जाएंगे उन एनिमल्स को क्योंकि व्हाइट कलर है उन रैबिट्स का और डेजर्ट की सैंड जो है दैट इज ब्राउन इन कलर. अब ये जो ब्राउन रैबिट्स हैं क्योंकि इनका कलर डेजर्ट की सैंड से मिलता है तो ये क्या करेंगे, ये केमोफ्लेज हो जाएंगे. ये केमोफ्लेज हो जाएंगे. एनिमल्स को आसानी से रैबिट्स दिखेंगे नहीं. तो इनकी फिटनेस जो है, इनकी फिटनेस ज्यादा है. सो देयर इज अ चेंज इन द जीन पूल. और जैसे क्योंकि इनकी फिटनेस ज्यादा है सो दे विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर. तो ग्रेजुअली इनका एवोल्यूशन होगा. मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो ब्राउन रैबिट्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे बाय नेचर. अब हम डार्विन्स की पोस्टुलेट्स देखेंगे. 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी.
सबसे पहले है ओवर प्रोडक्शन. नाउ एवरी स्पीशीज has a tendency, every animal has a tendency to produce a number of offsprings. बहुत सारे offsprings produce कर सकता है एक animal in geometric proportion. तो बहुत सारे offsprings produce कर सकता है एक organism. पर फिर भी जो साइज है उस स्पीशीज की it remains constant. Why? Because सीजनल फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो इसलिए वो स्पीशीज का जो साइज है वो कांस्टेंट रहेगा. नाउ द सेकंड फैक्टर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. अब क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना. अब एनिमल्स रहेंगे, कुछ एनिमल्स रहेंगे जो एनिमल्स को हंट करेंगे, एडवर्स कंडीशंस रहेंगे, तो जिनमें अच्छे वेरिएशंस हैं वो सिलेक्ट होंगे. सो देयर विल बी कंपटीशन. थर्ड पोस्टुलेट है वेरिएशन. Variation, according to Darwin, is the raw material for evolution. कुछ ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आ जाएंगे. अब जिनमें यूजफुल वेरिएशंस रहेंगे उन्हें नेचर सिलेक्ट कर लेगा, और जिनमें अनफेवरेबल वेरिएशंस रहेंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. द फिफ्थ पोस्टुलेट इज स्पेसिएशन. अब वेरिएशंस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे, और वैसे ही उन स्पीशीज का जो है वो एक नई स्पीशीज बन जाएगी. सो दैट इज स्पेसिएशन. अब डार्विन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन. So this is important. The book was Origin of Species by Natural Selection. ये MCQs में आ सकता है. It's not given in NCERT. तो ये important है. Origin of Species. अब एनसीईआरटी में एक लाइन है which says that branching descent and natural selection are two key concepts of Darwin's theory of evolution. So the two concepts of Darwin's theory of evolution are, सबसे पहले तो branching descent and natural selection. तो branching descent क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट क्या है ये हम देखेंगे. अब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देगा. अब हर ऑफस्प्रिंग में अलग अलग तरह के वेरिएशंस आ जाएंगे. सो ये जो है इस प्रोसेस को डिसेंट कहते हैं. दिस इज डिसेंट. तो हर बार जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, सो एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव सम टाइप ऑफ वेरिएशन. सो दिस इज ब्रांचिंग डिसेंट. अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैमार्क. उन्होंने डार्विन के पहले उनकी थियोरी दी थी जो कि थी थियोरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. तो उनका ये मानना था कि क्योंकि स्नेक्स ने उनके लिम्स का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए दे लॉस्ट देयर लिम्स, तो इसलिए उनको क्रॉल करना पड़ता है. उन्होंने एक और थियोरी दी जिसका नाम था थियोरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स.
जो कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में लाता है, वो कैरेक्टर वो अपने ऑफस्प्रिंग को दे देता है। मतलब कि अगर एक पेरेंट है जो बहुत अच्छा मैथ सॉल्व करता है, तो उस बच्चे को प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। बट ये बाद में प्रूव हुआ कि अगर वो अक्वायर्ड कैरेक्टर जर्म सेल में आता है तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। अगर वो सोमैटिक सेल में या बॉडी सेल में कैरेक्टर वो अक्वायर्ड कैरेक्टर जाता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिराफ का। उन्होंने कहा कि जिराफ जब अफ्रीका में थे तो बहुत सी ग्रेजिंग होती थी वहां पे। तो ग्रेजिंग होती थी तो वो जो ग्रास है वहां का वो कम पड़ने लगा, वो खत्म होने लगा। तो जिराफ को फूड तो चाहिए था, तो वो टॉल ट्रीज जो थे वहां के, तो वो उनके लिए खाने लगे। तो इसके लिए उनको अपनी जो नेक है वो रेस करनी पड़ी। तो वो नेक रेस करते थे तो उनकी नेक का इलोंगेशन हुआ, ऐसे धीरे धीरे होता रहा। और वो जो अक्वायर्ड कैरेक्टर उन जिराफ्स में आए वो उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन में दी, ऐसा उनका मानना था। बट इसको कोई मानता नहीं है क्योंकि ये उसकी फॉसिल सैंपल्स नहीं मिले। तो ऑगस्ट वेजमैन जो थे, अनदर साइंटिस्ट ऑगस्ट वेजमैन, उन्होंने इस थियरी को डिस्प्रूव कर दिया। इन्होंने इस थियरी को मानने से ही इनकार कर दिया। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने जो माइस थे, रैट्स थे, उनकी जो टेल्स है वो कट किए। ऐसा उन्होंने 21 जनरेशंस के लिए किया। बट उन्होंने he did not find any change in the size of the tail. So then he concluded that if variations occur in germ cells, then it is passed from generation to generation. But if variations occur in somatic cells, then it is not passed. So this theory was called as the theory of germplasm. Theory of germplasm. अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस मैल्थस। नाउ डार्विन वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय थॉमस मैल्थस वर्क। इनके वर्क से वो बहुत इंस्पायर हुए थे। इन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ग्राफ दिया था, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो मैं इसे अब एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हम एक कंटेनर में यीस्ट लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया लेते हैं। सपोज पहले इसमें 10 बैक्टीरिया लिए हैं हमने। अब इस मीडियम में वो ग्रो करेगा तो 10 से 15 बनेंगे, 15 से 30, ऐसे करते करते 100 से 500 से ऐसे 5000 बन गए। तो ऐसे स्लोली स्टार्टिंग में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज वेरी लेस, तो वो ऐसे बढ़ेगा। अब ये जो ग्रोथ है दैट इज नेगेटिव ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड द लॉग फेज। यहाँ पे लिखती हूँ इसे, दिस इज द लॉग फेज। ये जो फेज है
सॉरी दिस इज द लैग फेज, सॉरी लैग फेज, ये नॉर्मल होता, पर क्योंकि ये नेगेटिव ग्राफ है, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज वेरी लेस, सो ये लैग फेज है। अब क्या होगा, सपोज यहाँ पे 10,000 बैक्टीरिया बन गए। अब 10,000 से सपोज 1 लाख बैक्टीरिया बन जाएंगे, ऐसे 1 लाख से 10 लाख बन जाएंगे, तो जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए ऐसा ग्राफ ऑब्टेन होगा। सो दिस इज द लॉग फेज, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, क्योंकि यीस्ट तो उतनी ही मात्रा में है, बैक्टीरिया तो बढ़ रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है, पर यीस्ट तो उनका उसकी क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट ही है, इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पे वो जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यीस्ट जो है वो कम है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जितनी यीस्ट है उतने ही बैक्टीरिया रहेंगे, तो ये कहलाएगा स्टेशनरी फेज। अब इसके बाद जो है यीस्ट कम पड़ जाएगा बैक्टीरिया के लिए, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होने लगेगी। ये था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ग्राफ। अब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूगो डी राइस। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था। अब उन्होंने डार्विन्स थ्योरी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, वेरिएशन से एवोल्यूशन नहीं होता। उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि म्यूटेशंस जो है वो एक सिंगल स्टेप में होते हैं, तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर ये स्पीशीज ए है तो इसमें म्यूटेशन होगा और इसलिए एक नई स्पीशीज फॉर्म होगी, स्पीशीज बी। उन्होंने एक प्लांट को स्टडी किया जिसका नाम था ओएनोथेरा लमार्कियाना। और इवनिंग प्रिमरोज। तो इस प्लांट में जंपिंग जीन्स होते हैं। ये जीन्स जो है वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उस प्लांट में चेंजेस दिखाई देते हैं। अब ह्यूगो डी राइस को ये नहीं पता था कि ये जंपिंग जीन्स की वजह से हो रहा है। उन्हें लगा कि ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, तो इसलिए ये थियोरी रॉन्ग साबित हुई, क्योंकि म्यूटेशंस जो होते हैं दे आर रेट्रोग्रेसिव। मतलब अगर ह्यूमंस में अब टेल आ जाए तो वो रेट्रोग्रेसिव कहलाएगी, क्योंकि वो हम पीछे जा रहे हैं। फिर सेकेंड, म्यूटेशंस आर लीथल, दे कैन बी डेंजरस। थर्ड, म्यूटेशंस आर नॉन डायरेक्शनल। एवोल्यूशन हमेशा आगे की तरफ होता है, म्यूटेशन की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो स्पेसिएशन है, मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ सॉल्टेशन, दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। एक स्टेप में हो जाता है सब कुछ। But this theory was proved wrong. Dobbs, Hansky and Huxley gave the most accepted theory, which is accepted now, called neo-Darwinism. उन्होंने कहा कि म्यूटेशंस जो है वो जीन्स में होती है।